बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बॉन्डिंग थ्योरीज़ की तरफ मूव करेंगे और सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो बारी आती है जिस थ्योरी की, वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर थे लिनस पाउलिंग। उन्होंने ये थ्योरी डेवलप की थी और उन्होंने इसका तज़किरा अपनी किताब जिसका नाम द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड था उसके अंदर किया। और ये किताब उनकी 1940 में, फिर 1948 में और फिर 1960 में पब्लिश हुई। तो उनकी ये बुक जो थी उसने काफ़ी हद तक तमाम के तमाम जो केमिस्ट्री के एरियाज़ थे उनके ऊपर इम्पैक्ट डाला और इसने बहुत ज़्यादा हेल्प की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्स की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को अंडरस्टैंड करने में। तो ये मैरी क्यूरी के बाद वाहिद प्रोफेसर थे जिनको 2 नोबेल प्राइज़ेस मिले। एक केमिस्ट्री में इनको 1954 में मिला और उसके बाद इनको नोबेल पीस प्राइज़ 1962 में मिला। तो इसकी जो थ्योरी थी, इसने कॉम्प्लेक्सेस की स्ट्रक्चर्स के बारे में और उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया। और ना सिर्फ इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को बल्कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के हवाले से भी इसने काफ़ी हेल्प दी। लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को इससे ज़्यादा और सिंपल फैशन में जो थ्योरीज़ एक्सप्लेन करती हैं वो CFT, LFT और MOT। यही वजह है कि फिर बाद में जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट थे उन्होंने CFT, LFT और MOT को फेवर किया। तो अब सबसे पहले हम इस VBT के बेसिक पोस्टुलेट्स को देखेंगे, उनको कंसिडरेशन में लाएंगे। तो ये जो पोस्टुलेट्स हैं ये बिल्कुल जैसे हम लास्ट सेमेस्टर में केमिकल बॉन्डिंग के अंदर इसको डिस्कस कर रहे थे कि हम कह रहे थे ऑर्बिटल्स को पार्शली फिल्ड होना चाहिए, दूसरे नंबर पे फिर उनको आपस में ओवरलैप करना चाहिए। तो यहाँ पे भी कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ी सी इसकी जो सेंस है वो चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास इसका जो पहला पोस्टुलेट है VBT का, वो बॉन्ड बन जाता है, इज डेवलप्ड by the overlapping of empty metal orbital completely filled ligand orbital। सिंपल केमिकल बॉन्डिंग के अंदर दोनों पार्शली फिल्ड होते थे। यहाँ पे क्या फ़र्क आ रहा है, आप देख रहे हैं कि जो मेटल है, मेटल का जो ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है, जबकि उसको जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है लिगेंड, उसके पास लोन पेयर होगा, उसका ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होगा। तो ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे। ओवरलैपिंग के नतीजे में हमारे पास बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों के दरमियान। तो दूसरे हमारे पास नंबर पे इसका जो पोस्टुलेट है उसको हम कुछ इस तरह से देखेंगे। बिफोर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स द हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेना बहुत ज़रूरी है और ये हाइब्रिडाइजेशन किसके अंदर होती है, इन मेटल ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास जो तीसरे नंबर पे इसका पॉइंट आता है वो कुछ इस तरह से है कि हाइब्रिडाइजेशन और कोऑर्डिनेशन नंबर हेल्प अस टू डिटरमिन द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इनके VBT के बेसिक पोस्टुलेट्स हैं।
जिनको हमने खातिर में लाना है। अब अगर हम इसकी थ्योरी की लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशंस इसकी बुनियादी दो हैं, और यही लिमिटेशंस CFT की एडवांटेजेस कहलाती हैं। नंबर 1 पे लिगेंड स्ट्रेंथ इज नॉट कंसिडर्ड, और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो आती है वो ये है कि सम एडिशनल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू नो द एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। ठीक है। अब जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें इस VBT के अंदर रिक्वायर्ड होगी वो क्या क्या हो सकती है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, जिसको आप कैपिटल N से डिनोट करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है, जिसको आप म्यू से डिनोट करते हैं। इसी तरह से डाइपोल मोमेंट हो सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होती हैं जब हम शेप को या हाइब्रिडाइजेशन को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं VBT की मदद से। और यही दो लिमिटेशंस जो VBT की हैं CFT के अंदर ये एडवांटेजेस कहलाते हैं। ठीक है। तो आए अब हम इन लिमिटेशंस को, जिन लिमिटेशंस को हमने मैं कहा कि हमें सम एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि मैं इसको अप्लाई कर सकूँ, मैग्नेटिक नेचर को देख लूँ। तो इन इंफॉर्मेशंस को मैं आगे तमाम केसेस के ऊपर जो VBT के अंदर हम स्ट्रक्चर को एलिसिडेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, इनको वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इसको रेज करना चाहूँगा। तो देखिए हमारे पास केस नंबर 1 है, जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 2 को देखना है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का मतलब ये होगा कि उसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp हाइब्रिडाइजेशन को अगर आप देख रहे हैं तो इसके अंदर हमारे पास एक एग्जांपल है, अमोनिया का कॉम्प्लेक्स है सिल्वर के साथ। अल्टीमेटली इसका स्ट्रक्चर आपके पास लीनियर प्रोड्यूस होगा। आप sp को देख के ही कह देते हैं कि लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो देखें हमारे पास अगर हम सिल्वर को ले लें, सिल्वर हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, तो हमें पता है कि ये कॉपर के नीचे होता है। तो इसकी जो कन्फिग्रेशन होगी वो 4d10 5s1 होगी। तो चूंकि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर सिल्वर के ऊपर +1 चार्ज है, तो हम इसके एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास बनेगा ये 4d10 5s0। इसी तरह से इससे आगे 5p भी एम्प्टी पड़ा होगा, और इसके साथ 5d भी एम्प्टी पड़ा होगा, और इस तरह से जितने भी आगे होंगे सारे एम्प्टी पड़े होंगे। तो इसको मैं वैलेंस शेल कंसिडर करते हुए इनके ऑर्बिटल्स को यहाँ पे ड्रा करना चाहूँगा। तो ये देखें हमारे पास ये D है, D के अंदर ये सारे के सारे हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग मैं फिलिंग कर रहा हूँ, फिर ये पाउली के तहत कर रहा हूँ। तो ये 4D कम्प्लीटली फिल्ड है, जबकि 5s0 है, और इससे आगे हमारे पास 5p भी एम्प्टी है। तो देखें यहाँ पे कम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से अब यहाँ पे किसी किस्म का कोई स्पेस नहीं है, और हमने VBT के अंदर जो पहला
एजम्पशन दिया था, उसका जो पहला पोस्टुलेट था, उसके मुताबिक मेटल के ऑर्बिटल्स खाली होने चाहिए, एम्प्टी होने चाहिए। तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स यूटिलाइज होंगे। एक ये वाला यूटिलाइज होगा, अमोनिया इसको यूटिलाइज करेगा, दूसरा इसको करेगा। तो देखिए अल्टीमेटली ये अपने लोन पेयर्स यहाँ पे डोनेट करेगा। और आपको पता है कि S और P आपस में ये बॉन्डिंग करने से पहले ये दोनों हाइब्रिडाइज हो जाएंगे और आपको यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन Sp नज़र आ रही है। यही वजह है कि आप फिर कहते हैं कि सिल्वर के अंदर आप इसका स्ट्रक्चर लीनियर नज़र आता है और जिसमें इन दोनों बॉन्ड्स के दरमियान एंगल 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसी तरह इससे नेक्स्ट केस पे आता हूँ जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 3 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 अगर होगा, केस 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, मतलब ट्राइगोनल। एग्जाम्पल इसकी मैं लेता हूँ, ट्राई आयोडाइड कॉम्प्लेक्स है मरकरी का। तो देखिए इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन 5d10 है, 6s2 है। तो अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए जाए तो D हमारे पास वैसे ही कंप्लीटली फिल्ड रहेगा और S एम्प्टी हो जाए। तो इसका मतलब 6p भी एम्प्टी है, इसी तरह 6d भी एम्प्टी है। तो मैं इस वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे ड्रा अगर करूँ तो कुछ इस तरह से करूँगा। ये इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है जिसमें 5d इन्वॉल्व है, 6s एम्प्टी है और p's हमारे पास भी एम्प्टी पड़े हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आयोडाइड लिगेंड है, इसको आयोडाइड लिगेंड को एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए, मेटल के। तो इन 3 ऑर्बिटल्स को, जिसमें एक s का होगा और 2 p के होंगे, तो चूंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि ये ऐसा एक प्रोसेस जिसमें इंटरमिक्सिंग है। ये मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ ताकि आप उसको नेक्स्ट डेफिनेशंस को फैब्रिकेट कर लें। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ, देखिए एक 6s का ऑर्बिटल है एंड 2 ऑर्बिटल्स हैं 6p के। टू गेट, हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन का ये बेसिक प्रिंसिपल है कि जितने ऑर्बिटल्स आप आपस में इंटरमिक्स करवाएंगे उतने ही प्रोड्यूस होंगे। तो आप 3 को करा रहे हैं तो 3 ही इक्विवेलेंट आपको मिलेंगे। टू गेट 3 इक्विवेलेंट degenerate orbitals, this is called sp2 hybridization in case of triiodide complex of mercury। तो ये जब आप हाइब्रिडाइजेशन को मेंशन कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो याद रखना कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को अपने वर्ड से शो करवाना है और जोन सा ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में इस्तेमाल हो रहा होता है। देखें अगर आपके पास इसकी जगह पे जिंक होगा तो मरकरी से ऊपर होता है, देखें जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी।
तो जिंक वाला आपके पास S यहाँ पे 4s इस्तेमाल होगा, तो आप जिंक के लिए 4s मेंशन करेंगे अगर आप जिंक को लिया हुआ होगा। इसी तरह उसका P भी 4 होगा। तो ये कोएफिशिएंट जैसे ही आप चेंज करते हैं ऑर्बिटल के साथ, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर पूरे के पूरे एलिमेंट की नेचर चेंज हो जाती है। ये वर्ड्स तो सेम रहते हैं, आप sp2 या किसी भी केस के अंदर ले जाएंगे तो ये 2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 1 भी ऐसे रहेगा। जस्ट आपने जो चेंज करना होगा ये कोएफिशिएंट ऑर्बिटल के साथ करना होगा। तो जो ही इसको चेंज करेंगे आप एक नई जो है वो एलिमेंट की तरफ मूव कर जाएंगे। अगर मैं इधर ही 4s कर देता हूँ, इधर 4p कर देता हूँ, तो ये फिर मरकरी के केस के लिए नहीं होगी, ये जिंक के केस के लिए बन जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। तो इस चीज़ को आपने खातिर में लाना है, जहन में रखना है, और यही कॉन्सेप्ट हर जगह पे इस्तेमाल होगा। आया कि वो किसी भी शक्ल में हाइब्रिडाइजेशन होगी, आप इसी को इस्तेमाल में लेके आएंगे। तो देखें हमारे पास इसका फिर स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ट्राइगोनल बन रहा है, ये देखें एंगल आपको रेगुलर मिलता है 120 डिग्री का, और आप जहाँ पे भी चले जाते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में आपको एंगल यही मिल रहा होता है। तो इस तरह से आप इसका प्रिडिक्ट कर लेते हैं स्ट्रक्चर। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से बात करें तो इसके अंदर आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं नज़र आते, तो इसकी डायमैग्नेटिक नेचर होगी। अगर आप इस सिल्वर के केस में आएंगे तो इसकी भी डायमैग्नेटिक नेचर होगी। तो जबकि डायमैग्नेटिक नेचर जब होगी तो ये देखें जो म्यू है, ये म्यू इन केसेस के लिए 0 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से आपके पास जो फार्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने का, वो ये होता है, ठीक है। तो आप इससे इजीली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर हों तो आप मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड केस था जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के हवाले से था। इसको आप उतार लें, उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास केस 3 है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो पॉसिबिलिटीज़ अराइज होती हैं कि या तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी या dsp2 होगी। अगर sp3 होगी तो स्ट्रक्चर हमारे पास टेट्राहेड्रल होगा, dsp2 होगी तो स्ट्रक्चर हमारे पास स्क्वायर प्लेनर होगा। अगर टेट्राहेड्रल होगी तो इसके अंदर कोई d ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होगा, जबकि इस केस के अंदर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। अब इनकी एग्जांपल्स हम जब देखेंगे तो वहां पे हमें ये क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास स्क्वायर प्लेनर है। तो एग्जांपल मैं इसकी दे रहा हूं आपको, निकल का स्ट्रक्चर है, टेट्राक्लोरो निकल का कॉम्प्लेक्स है। हमें पता है कि निकल की जो कॉन्फ़िगरेशन है ये 3d8 4s2 है। तो देखें अगर यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप यहाँ से रिमूव कर देंगे। 4s अगर आपके पास एम्प्टी है निकल का तो 5p भी एम्प्टी होगा, इसी तरह से 5d भी एम्प्टी होगा। तो इसका अगर मैं यहाँ पे d ऑर्बिटल शो करवाऊँ तो कुछ इस तरह से कराऊंगा। ये देखें ये इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग मैं हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये 6, ये 7 और ये 8। तो दो आप देख रहे हैं कि 2 यहाँ पे अनपेयर्ड
इलेक्ट्रॉन से, जबकि s आपके पास जो 4s है, सॉरी 4s, ये आपके पास एम्प्टी है, ये भी आपके पास 4p होगा, ये भी 4d होगा, ये एम्प्टी है, जबकि p भी आपके पास एम्प्टी है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या आप देखेंगे कि देखिए 4 क्लोराइड हैं, तो 4 क्लोराइड अगर हैं तो क्लोराइड जो लिगेंड है ये वीक फील्ड है। अगर हम स्ट्रॉन्ग या वीक फील्ड को कंसिडर ना भी करें तो हमारे पास इस केस के लिए, इस स्ट्रक्चर के लिए ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर 2 हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 हैं, तो साफ जाहिर है अगर 2 हैं तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। तो ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 ऐसे ही रहेंगे। उसकी वजह क्योंकि लिगेंड ने जो वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं उनको यूटिलाइज करना है, और जो बाहरी वाले ऑर्बिटल्स होंगे एम्प्टी, उनको ये यूटिलाइज कर लेगा। तो फिर क्या होगा, आपको पता है सेकंड पास्टुलेट के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन ने होना है, तो हाइब्रिडाइजेशन आपको यहाँ पे sp3 नज़र आ रही है, आप इसकी डेफिनेशन उसी तरह से बना लेंगे, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ 1 4s एंड 3 1 2 3 4p ऑर्बिटल्स टू गेट हाउ मैनी इक्विवेलेंट, 4 इक्विवेलेंट डीजनरेट। और जो लफ्ज़ वो डीजनरेट होता है, उस डीजनरेट के अंदर वो तमाम बातें आ जाती हैं जिसमें आप लफ्ज़ डीजनरेसी की बात कर रहे होते हैं कि सारे के सारे ऑर्बिटल्स की साइज़, शेप और एनर्जी एक जैसी होती है। तो हम वो तीनों अल्फाज को एक लफ्ज़ डीजनरेट ऑर्बिटल के अंदर या हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर बंद कर लेते हैं। तो हमारे पास ये फिर चारों के चारों क्लोराइड्स यहाँ से इसके साथ कोऑर्डिनेट कर जाते हैं। और देखें, हमें इसकी कन्फिग्रेशन से भी पता चल रहा है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स हो तो वो हमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स देता है। अब इसी तरह अगर हम मूव करें सेकंड एग्जांपल की तरफ, जिसके अंदर हमने निकल के साथ सियानो ग्रुप ले लिए 4, यहाँ पे भी इसकी कन्फिग्रेशन की वही सूरत हाल है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि निकल s2d8 होता है, तो 4s2 है, निकल के ऊपर चार्ज, जिसके ऊपर +2 है, तो 4s एम्प्टी हो जाएगा। साफ जाहिर है 4p भी एम्प्टी होगा, 4d भी एम्प्टी होगा, लेकिन इसको यूटिलाइज नहीं किया जाएगा। यहाँ पे इस केस के अंदर इनर वाला यूज़ होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, D का केस लिखता हूँ, ये देखें ये D8 है और S मेरे पास एम्प्टी है 4s, ये 3D था, और P's वाले सारे के सारे भी एम्प्टी हैं। अब इसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड होती है वो ये होती है कि इस केस के अंदर म्यू 0 होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी 0 होंगे। अब आपने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 अगर करवाने हैं तो क्या करना होगा कि इस इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पे मूव करवाएंगे, ठीक है। जब ये यहाँ पे मूव करेगा तो आपके पास इसकी जो वैलेंस ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, ये देखें, हो गया। अब अंदर वाला जो D था उसके D को खाली करवा लिया गया, 4s भी एम्प्टी है और P's हमारे पास भी एम्प्टी है। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि इस एक D को लिया जाएगा, एक S लिया जाएगा और P के 2 ऑर्बिटल्स लिए जाएंगे। देखिए ये आपके पास 4s था, ये 4p था, और ये आपके पास 3d है, और 3d का ये 3d(x²y² ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है इस केस के अंदर।
अब यहाँ से इस DsP2 हाइब्रिडाइजेशन की आप डेफिनेशन कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो खुद कर सकते हैं। कैसे? द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ 1 3d ऑर्बिटल है, आप इसको ऐसे लिखेंगे 1 3d ऑर्बिटल, और s का कितना है 1 s ऑर्बिटल, और p के कितने हैं 2, p कौन सा है 4p। तो देखिए एग्रीगेट आपके पास कितना बनेगा 1 1 4। तो 4 आपको इक्विवेलेंट डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो आप कह देंगे कि ये हमारे पास DsP2 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन बन गई। तो साफ जाहिर है 4 साइनाइड है, तो 4 साइनाइड इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन देंगे और दे के बॉन्ड बना लेंगे, और इस तरह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स के बीच में और इन लिगेंड्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहे हैं। तो हमारे पास इसकी जो प्रिडिक्टेड अब ज्योमेट्री बन रही है वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये देखें, ये हमारे पास स्क्वायर प्लेनर है ज्योमेट्री, जिसके अंदर 90 डिग्री रेगुलर आपको एंगल मिलेगा। रेगुलर का मतलब होता है द बॉन्ड एंगल बिटवीन एनी 2 बॉन्ड्स, कि इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती, किसी भी 2 बॉन्ड्स के बीच में आप एंगल को जब कंसिडर कर रहे होते हैं तो वो रेगुलर आप उसके लिए लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं रेज करना चाहूँगा। इसके बाद मैं लास्ट केस की तरफ आता हूँ जिसके अंदर हमने कोबाल्ट के केसेस को कंसिडर करना है। तो यहाँ पे हम 2 केसेस को केस नंबर 4 के अंदर 2 केसेस एट द सेम टाइम कंसिडर करेंगे, कि जिसमें हमारे पास कोबाल्ट का हेक्साफ्लोरो कॉम्प्लेक्स है और दूसरा हमारे पास कोबाल्ट का हेक्साअमीन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो आए इसको हम साइड बाय साइड लेके चलते हैं कि यहाँ पे देखें कोबाल्ट की कन्फिग्रेशन हमारे पास होती है दैट इज S2D7 3D7 और 4S2। तो याद रखें इसके ऊपर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले और 1 इलेक्ट्रॉन D से चला जाएगा। तो इसका मतलब D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे और S भी एम्प्टी होगा और 4P भी एम्प्टी होगा, इसी तरह 4D भी एम्प्टी होगा। अब मैं इसको अगर यहाँ पे ड्रा करना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से ड्रा करूँगा कि देखें D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हैं और जबकि S हमारे पास एम्प्टी है और P भी एम्प्टी है। तो 6 फ्लोराइड लिगेंड्स है। तो 6 फ्लोराइड अगर लिगेंड्स है तो हमें यहाँ पे D को भी कंसिडर करना होगा जो कि 4D है, क्योंकि इस केस के अंदर हमें अगर वो कह देता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अगर 4 है, साफ ज़ाहिर है इसका कोई ना कोई मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, तो ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसी तरह से बरकरार रहेंगे, इनके दरमियान किसी किस्म की कोई पेयरिंग नहीं होगी। वीक फील्ड अप्रोच कर रहा है, वीक फील्ड लिगेंड अप्रोच कर रहा है, तो वीक फील्ड लिगेंड ये बाहरी जो 6 ऑर्बिटल्स होंगे उनको यूटिलाइज कर लेगा।
और साफ जाहिर है, और डी ये बाहर से लेगा, बाहर वाले डी से ये इलेक्ट्रॉन लेगा और इस तरह से इनकी फिलिंग हो जाएगी। ठीक है, और आपको हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कौन सी नज़र आएगी? देखें, एक एस है, 3 पी है, 2 डी है और डी बाहरी है, बाहर वाले हैं। तो आप इस हाइब्रिडाइजेशन को नाम देंगे sp3d2 का। तो याद रखें, जिसके अंदर लिगेंड वीक फील्ड हो और वो मजबूरन बाहर वाले डी ऑर्बिटल्स को यूटिलाइज कर रहा हो बॉन्डिंग में, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को आप आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। आउटर ऑर्बिटल का मतलब ही यही है कि डी बाहर वाला यूज हुआ है। लिगेंड वीक फील्ड था, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी, उसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं थी कि वो अंदर वाले डी तक इन्वेड कर सकता, तो इस वजह से उसको बाहर ही रहना पड़ा। तो इस तरह से आपको पता है जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वजूद में आती है। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। जबकि अब इसके बाद मैं अगर इस कोबाल्ट के केस को कंसिडर कर लूँ जिसमें अमोनिया लगा हुआ, तो यहाँ पे भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैं इसको यहाँ पे ड्रा करने जा रहा हूँ। तो देखें, हमारे पास ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है हेक्सामीन के साथ। कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता है, 3d इसका +3 चार्ज है तो 3d 6 हो जाएगा और s एम्प्टी होगा और p भी एम्प्टी होगा, और d इसके अंदर बाहर वाला हम लिख देते हैं, बाहर वाला यूटिलाइज नहीं होगा। इस केस के अंदर चूंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो वो अंदर वाले डी को यूटिलाइज करेगा। तो मैं इस डी को अगर यहाँ पे शो कराता हूँ तो मैं कुछ इस तरह से कराऊंगा कि ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, S एम्प्टी है, P भी एम्प्टी है। अब इस केस के अंदर क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो आपके पास पेयरिंग हो जाएगी, और इसके बारे में हमें जो ये डाटा प्रोवाइडेड होगा, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल रही होगी वो ये मिल रही होगी कि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 हैं। तो देखिए, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं तो इसका डायमैग्नेटिक बिहेवियर होगा और मैग्नेटिक मोमेंट भी इसका 0 होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि अब ये अंदर वाले डी को इस्तेमाल करने जा रहा है ये मेटल एटम। तो देखें, अंदर वाले डी 2 हैं और एक S है और साथ में 3 P है। यही वजह है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन को हम D2sp3 का नाम देते हैं। और डिफाइन अगर आपने करना हो तो बिल्कुल उसी तरह से ही करेंगे। अगर बाहरी यूज़ हो रहे थे तो आप बाहर वाले का साथ लिखेंगे, अगर अंदर वाले यूज़ हो रहे हैं तो चूंकि ये 3D वाले यूज़ हो रहे हैं तो आप लिखेंगे 2 ऑर्बिटल्स, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 3D 1 4s 3 4p to get how many equivalent 1 2 3 4 5 6 to get 6 equivalent degenerate orbitals. This is called D2sp3 hybridization. और आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इसको आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। अब इनर ऑर्बिटल इसी वजह से लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है कि ऑर्बिटल जो इनर वाला था मेटल का, इनर वाला डी यूज़ हो रहा है। कि वैसे आप कन्फिग्रेशन में देख रहे हैं कि आप इधर देखें, कन्फिग्रेशन में देख रहे हैं कि चौथा शेल उसके अंदर फिलिंग हो रही है। तो चौथे शेल प्रिंसिपल लेवल आपके पास 4th है, तो आपके पास प्रिंसिपल लेवल से अंदर वाला जब यूज़ हो रहा है तो आप इसके लिए ऐसे भी लिख देते हैं सम टाइम, दैट इज़ n-1d एंड 4s n 4pn, ये 4p0 इस तरह से। तो ये n-1 का मतलब प्रिंसिपल एनर्जी लेवल से एक कम का मतलब प्रिंसिपल एनर्जी लेवल अगर 4s है तो 3d यूज़ हो रहा होगा।
जबकि इस केस के अंदर ऐसा नहीं होगा। इस केस के अंदर आप जस्ट ऐसे ही लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, NS NP ND। S क्या आपके पास एक ही होगा, P के 3 ऑर्बिटल होंगे, D के 2 होंगे, तो आप sp3 इसको ऐसे डिनोट। और यहाँ पे देखें उसी प्रिंसिपल लेवल का D यूटिलाइज हो रहा है। तो अब यहाँ पे असल में ये इनर ऑर्बिटल लिगेंड के रोल की वजह से बन रहा है। तो चूंकि हम VBT की ये लिमिटेशन में बात कर रहे थे कि लिगेंड को यहाँ पे कोई अहमियत नहीं दी जा रही, हालांकि बज़ाहिर आपको ये जो नज़र आ रहा है पैटर्न, इसके अंदर लिगेंड की काफ़ी हद तक अहमियत है। और इसको फिर लिगेंड को जब अहमियत मिलती है तो वो हमारे पास थ्योरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बन जाती है। तो इस तरह से हम फिर इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर लिगेंड को भी इतनी ज़्यादा अहमियत देंगे जितनी हम सेंट्रल मेटल एटम को दे रहे हैं। दिस वाज ऑल अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। थैंक यू वेरी मच।